उस मां पर आरोप है कि उसने एक बेटी की हत्या की और दूसरी बेटी व बॉयफ्रेंड को थैंक्सगिविंग डिनर में जहरीली वाइन देकर मारने की कोशिश की। अब वो जेल से बाहर निकलने की मांग कर रही है और वजह ये ऐसी है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। साथ ही मैं अब भी उस महिला से प्यार करता हूं जिसके साथ मैं था। मैं अब भी उस महिला से प्यार करता हूं जिसने मुझे बच्चा दिया। जो महिला अभी उस कोर्ट हाउस में है, वह मरने की हकदार है। वो उस लड़की के पिता हैं जिसने कथित तौर पर वाइन पी और अपनी जान गंवा दी। उसकी मां गुडरिन लिंडा जीन कैस्पर लाइनिंग कुगेल। उस पर थैंक्सगिविंग के दिन हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप लगे हैं। मेरे पास यह भी जानकारी है कि उसने कथित तौर पर 2007 में एक और आदमी को कैसे मारा। अब एक और बड़ा खुलासा है। दूर दराज के राज्यों की अथॉरिटीज एक और मौत की जांच कर रही हैं, जो गुडरिन के पूर्व पति की है। आप देख रहे हैं ऑन द केस, जो लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत है। मैं क्रिस स्टुअर्ट हूं। हमारे पास कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी है। मैं आपको वे मैसेज दिखाऊंगा जो गुडरिन लिंडा जीन कैस्पर लीनिंग कुगेल ने कथित तौर पर अपनी बेटी के पिता को भेजे, उसी लड़की के पिता को जिससे उसने मारने का आरोप है। यह सब गुडरिन की गिरफ्तारी से पहले हुआ, जब वो जीवन बीमा के बारे में पूछ रही थी। लेकिन इससे पहले कि हम उस पर जाएं, मैं उस याचिका के बारे में बात करना चाहता हूं जो उसकी टीम ने अभी अभी दायर की है, जिसमें उसके लिए मुकदमे से पहले रिहाई की मांग की गई है। रक्षा टीम का कहना है कि 52 वर्षीय महिला पर जनवरी में हत्या के कई आरोप लगे थे। उस वक्त वो अपने 3 साल के बच्चे को दूध पिला रही थी और इसे जारी रखना चाहती है। दस्तावेजों में कहा गया है कि उसके पास 8 साल का बच्चा है। ये गुडरिन लिंडा जीन कैस्पर लीनिंग कुगेल की कॉर्डन, नॉर्थ कैरोलिना में ली गई तस्वीर है, जैसा WLOS टीवी ने बताया। कोर्टरूम में प्रवेश करते समय वो मुस्कुरा रही हैं। उस पर प्रथम श्रेणी की हत्या और प्रथम श्रेणी की हत्या के प्रयास के 2 आरोप और 2025 की थैंक्सगिविंग पर कुछ खाद्य और पेय पदार्थों के प्रतिबंधित वितरण के 3 आरोप हैं। और उस पर 2007 में एक आदमी की मौत से जुड़े एक और मर्डर का आरोप भी है। मैं उन्हें लिंडा जीन कैस्पर के नाम से जानता था। ये गुडरिन और लेनकूगल कहाँ से आए, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। वो ट्रेविस पीटरसन हैं, जो विस्कॉन्सिन में रहते हैं और लीला लिविस के पिता हैं। लीला गुडरिन लिंडा जीन कैस्पर लिनिंकुगल की 32 वर्षीय बेटी थीं, जिनकी मौत कथित तौर पर थैंक्सगिविंग पर मां द्वारा दी गई वाइन पीने से हुई थी। ये ट्रेविस की भेजी तस्वीर है, जिसमें वो और उनकी बेटी हैं, जब ट्रेविस के अनुसार वो पिछली गर्मियों में उससे मिलने विस्कॉन्सिन आई थी। अब ये तस्वीरें हैं जो उन्होंने हमारे साथ साझा की हैं, जिसमें ट्रेविस, गुडरिन और लीला को एक युवा परिवार के रूप में 90 के दशक की शुरुआत में दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि बाद में वे अलग हो गए थे। वे कभी शादीशुदा नहीं थे। गुडरिन और लीला, जब लीला छोटी थीं, नॉर्थ कैरोलिना चली गईं। अब प्रतिवादी को गुडरिन कहूंगा, क्योंकि बताया जाता है कि अब यही उनका कानूनी नाम है। अदालत भी उन्हें इसी नाम से पुकार रही है, लेकिन ट्रेविस उन्हें लिंडा के नाम से जानते थे और उन्होंने हमारी बातचीत में कई बातें बताईं। मैं आपको वे टेक्स्ट मैसेज दिखाऊंगा जो ट्रेविस के अनुसार गुडरिन ने बेटी की मौत के बाद भेजे थे, जब गुडरिन गिरफ्तार नहीं हुई थी। उनके पास ट्रेविस के लिए एक खास वित्तीय सवाल था, ऐसा कहा जाता है। इससे पहले कि मैं उस हिस्से पर आऊं, कुछ नई जानकारियां मिली हैं। मैं आपको ट्रेविस के नजरिए से केस बताना चाहता हूं, और वे कहते हैं कि यह पिछले साल दिसंबर की शुरुआत का दिन था, जब उस महिला ने, जिसे वे लिंडा के नाम से जानते थे, जो उनकी बेटी की मां हैं, अचानक उन्हें फोन किया। मुझे लीला की मौत के बारे में पहली बार 2 दिसंबर को लिंडा के फोन से पता चला। मेरे पास नॉर्थ कैरोलिना से एक अनजान नंबर आया था, तो मैंने बस फोन उठा लिया। जैसे ही मैंने उसकी आवाज़ सुनी, मुझे उसके अपना परिचय देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो जानना चाहती थी कि मैं काम से कब फ्री होऊंगा। थोड़ी बातचीत के बाद मैंने कहा, नहीं, क्यों? वो चाहती थी कि मैं काम के बाद तक इंतजार करूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, तुम मुझे यूं ही फोन नहीं करती। तो क्या हो रहा है? थोड़ी देर बाद उसने बताया कि लीला मर चुकी है। मेरे विभाग में सब जानते थे कि मेरी डेस्क के पास ना आए, क्योंकि मैं बुरी तरह टूट गया था। उस समय गुडरिन पर कोई आरोप नहीं था। उसे हफ्तों बाद 16 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इस एपिसोड में ट्रेविस से बातचीत के अलावा मेरे पास हाल ही में सार्वजनिक किए गए तलाशी वारंट भी हैं, जिनमें पुलिस ने बताया कि उस रात कथित तौर पर क्या हुआ, जिससे थैंक्सगिविंग डिनर जानलेवा बन गया।
तो चलिए उस डिनर पर लौटते हैं। 30 नवंबर को ये परिवार गुडरिन के घर श्मिट टेरेस, हेंडरसनविल, नॉर्थ कैरोलिना में एशविल के बाहर इकट्ठा हुआ था। टेबल पर करीब दर्जन लोग थे, जिसमें गुडरिन और उनकी 32 वर्षीय बेटी लीला लिविस थीं। वह गुडरिन की दूसरी बेटी भी थी। उसका नाम मिया है और फिर मिया का बॉयफ्रेंड था, एक आदमी जिसका नाम रिचर्ड है। अब वहां 2 और आदमी थे जिनका नाम सर्च वारंट में था। एक आदमी का पहला नाम लैंडन है और पुलिस लिखती है कि गुडरिन उसे अपना बॉयफ्रेंड कहती थीं। वह जेफरी नाम का एक और आदमी भी था और गुडरिन की बेटी मिया कहती है कि जेफरी उसकी मां का बॉयफ्रेंड था। तो वहां बहुत दिलचस्प स्थिति थी। अब डिनर के दौरान इस ग्रुप के कुछ सदस्यों ने वाइन का आनंद लिया और बाद में शाम को गुडरिन की बेटी मिया के बॉयफ्रेंड, जिनका नाम रिचर्ड है, उन्हें तबीयत खराब महसूस होने लगी और गुडरिन ने कथित तौर पर ट्रेविस को अपनी और ट्रेविस की बेटी लीला के बारे में यही बताया। उन्होंने उस दिन का ज्यादा जिक्र नहीं किया, सिर्फ बताया कि ये लीला के घर जाने के बाद की बात है। उन्होंने पहाड़ों को पार करने के बाद फोन किया और वो लगभग 1 या 2 घंटे की ड्राइव है। हालात पर निर्भर करता है कि लीला की तबीयत ठीक नहीं थी, ताकि अगर वहां किसी और को भी तबीयत खराब लग रही हो तो पता चल सके। आप जानते हैं, फ्लू जैसे लक्षण और पेट खराब होना। और फिर उसने कहा कि अगले दिन जब उसने लीला को मैसेज और कॉल करने की कोशिश की तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए उसने पुलिस को बुलाया। उन्होंने उसे उसके घर में मृत पाया। गुडरिन ने बताया कि लीला, मिया और रिचर्ड ने एक ही खुली वाइन बोतल से पी। दस्तावेज के अनुसार मिया ने वाइन की एक घूंट ली, थूक दी और कहा उसका स्वाद अजीब था। लीला और रिचर्ड वाइन पीते रहे। जांच में पता चला कि तीनों ने एसीटोनाइट्राइल नामक रसायन का सेवन किया था। सीडीसी और ईपीए दोनों के अनुसार यह एक साफ, रंगहीन तरल है जिसे लिथियम बैटरियों में सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और एक बार शरीर के अंदर जाने के बाद यह साइनाइड में बदल सकता है, जो एक संभावित रूप से घातक जहर है। अब एजेंसियों का कहना साफ है कि यह रसायन विषैला है, सिर दर्द, मतली जैसे लक्षण देता है और निगलने पर घातक हो सकता है, यानी ये बेहद खतरनाक है। अब लीला 1 दिसंबर को मर चुकी थी। रिचर्ड, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसे भी अस्पताल जाना पड़ा क्योंकि वो भी बीमार महसूस कर रहा था। वो वहां करीब 1 हफ्ता रहा, फिर उसे छुट्टी मिल गई। पुलिस ने बताया कि रिचर्ड के खून में साइनाइड की खतरनाक मात्रा थी, जिसे लेवल 10 कहा गया। डॉक्टरों का कहना है कि 0.2 से 5 के बीच कोई भी स्तर इस रसायन के लिए विषैला माना जाता है। अब मिया ने पुलिस को बताया कि उसकी मां ही थीं जिन्होंने कथित तौर पर वाइन की बोतल निकाली और फिर डिनर में सभी को पेश की। उसे लगा वाइन पहले से ही खुली थी और शायद थोड़ी कम भी थी। ट्रेविस, जो विस्कॉन्सिन में रहते हैं और मिया के पिता हैं, ने बताया कि वे अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में गए थे जब गुडरिन ने फोन कर बताया कि उनकी बेटी बीमार थी और थैंक्सगिविंग डिनर के बाद घर में मृत मिली। उस समय अंतिम संस्कार में गए थे, तब गुडरिन पर कोई आरोप नहीं थे और उन्होंने इसे उनके बीच हुई बातचीत के रूप में बताया, जो कि पहली बार था जब वे उस महिला से मिले जिसे वे लिंडा के नाम से जानते थे। कई साल पहले जब वे अपनी बेटी के हाई स्कूल ग्रेजुएशन में गए थे, उन्होंने कहा, मैंने उससे पहले मिलने की कोशिश की ताकि मैं उससे अकेले में सवाल पूछ सकूं। मैं वो सब कुछ नहीं पूछ पाया जो मैं चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इतिहास फिर से लिख रहा हूं या नहीं। यहाँ चीजों को फिर से गढ़ रहा हूं या नहीं। लेकिन जब मैंने उससे बात की तो वो वहां मौजूद नहीं लग रही थी। वो बहुत बेरुखी सी लग रही थी। जब मैं उसे गले लगाता तो ऐसा लगता जैसे लकड़ी के तख्ते को गले लगा रहा हूं। ट्रेविस को यह व्यवहार अजीब लगा और पुलिस को भी गुडरिन का व्यवहार अजीब लगा। मिया ने कहा, उसकी मां ने वाइन नहीं पी क्योंकि उन्हें अंगूर से एलर्जी थी। सील हटाए गए। तलाशी वारंटों के मुताबिक गुडरिन ने अधिकारियों से कहा कि वाइन का उनकी बेटी की मौत से संबंध हो सकता है। एक डॉक्टर ने कहा कि गुडरिन अस्पताल आईं और उन्होंने बताया कि वाइन को उस जगह पर रखा गया था जो उनके खलिहान में इस्तेमाल होने वाले रसायनों, जिसमें चूहे मारने की दवा भी शामिल है, के पास थी। ये उनके फोन की तस्वीरें हैं जो तलाशी वारंटों में दी गई थीं और डिप्टी उस फोन की जांच कर रहे हैं। रात के खाने से पहले अधिकारियों ने बताया कि गुडरिन ने सर्च किया
अगर मैं गलती से एसिटोनाइट्राइल निगल लूं तो क्या होगा। पुलिस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि गुडरिन के घर में रहने वाला एक व्यक्ति, जिसे वो अंकल डैन कहती है, ने ईबे से केमिकल खरीदा था। यह स्पष्ट नहीं है कि वो कौन है। उसने कहा कि वो खुद नहीं खरीद पाई क्योंकि अमेज़न और ईबे में लॉगिन करने में दिक्कत थी। पुलिस ने कहा कि गुडरिन ने बताया वाइन वहीं रखी थी जहां बच्चे खेलते हैं। संभव है वे उस तक पहुंच गए हों। वहां के एक सार्जेंट ने मुझे कॉल किया और मुझसे कई सवाल पूछे और वो बार बार पूछती रही, क्या आप पक्के तौर पर लीला के जैविक पिता हैं? और मैंने कहा, मैं क्यों नहीं होता? मैं कोई पागल नहीं हूँ। हाँ, लीला मेरी बेटी है। एंड उन्होंने मुझे बताया कि लिन ने कहा था कि बीट्रेस, उसकी 2 साल की बेटी, ने जहर वाइन में डाल दिया था। नहीं, क्या आपने कभी देखा है कि कोई 2 साल का बच्चा किसी कंटेनर से दूसरे कंटेनर में कुछ डालने की कोशिश करे? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। लेकिन एक चीज जिसने मुझे सच में यकीन दिला दिया कि वो दोषी है, उसने पुलिस को बताया कि लीला के जैविक पिता लीला के जन्म से पहले कार टेस्ट ड्राइव कर रहे थे, सिर्फ यह देखने के लिए कि मैंने सही समझा है। कार टेस्ट ड्राइव करते वक्त भयानक हादसे में उनकी गर्दन से नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। कुछ समय बाद उन्होंने लिंडा से कहा कि वो नहीं चाहता था कि लिंडा ये सब झेले और फिर आत्महत्या कर ली। और फिर लीला के जैविक पिता के भाई ने लीला को गोद ले लिया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि लीला बिना पिता के बड़ी हो। अब उन मैसेजेस पर आते हैं जो ट्रेविस के मुताबिक गुडरिन ने गिरफ्तारी से पहले भेजे थे। ट्रेविस ने बताया कि लीला की मौत के बाद गुडरिन ने उससे पूछा, क्या लीला के नाम पर जीवन बीमा पॉलिसी थी? उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि उसके लिए कुछ भी छूट जाए। ट्रेविस ने बताया कि उसने बेटी के अंतिम संस्कार में मदद के लिए गुडरिन को चेक भेजा था। ट्रेविस ने बताया कि जनवरी के अंत में उसने गुडरिन को बेटी का मृत्यु प्रमाण पत्र पता लगाने के लिए मैसेज किया, पर जवाब नहीं मिला। ये उसके दावे हैं, पुलिस ने सत्यापित नहीं किया। 16 जनवरी को लिंडा गिरफ्तार हुई, इसलिए उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और फिर एक लेख में हेंडरसनविल पुलिस का एक नंबर था। एक और लेख में लिखा था कि शायद यह जीवन बीमा के लिए रची गई साजिश थी। और मैं उन संदेशों को देखता हूं जो लिंडा और मैंने आपस में भेजे थे, और उनमें से एक में वो पूछ रही थी कि मेरी माँ और पापा ने लीला के लिए जो जीवन बीमा करवाया था उसके बारे में। लेकिन वो तो तब की बात है जब वो 93 में पैदा हुई थी, और मुझे लगता है जब वो 1 साल की हुई थी तब उन्होंने वो हमें दे दिया था। हमने उसे पैसों की जरूरत के कारण बुना लिया। मैंने उसे ये बताया था। लेकिन उसने जोर दिया कि मैं अपनी माँ और पापा से फिर से पूछूं, तो मैंने ऐसा ही किया। उन्होंने मेरी बात की पुष्टि की। बस मेरी माँ ने कहा कि वह जीवन बीमा मेरे नाम पर था, लीला पर नहीं। तो उस बात पर मुझे अपनी माँ पर ही भरोसा करना होगा। कितने समय पहले की बात है जब उन्होंने जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में पूछा था। ओह, दिसंबर की शुरुआत या मध्य में अंतिम संस्कार से लौटने के बाद अधिकारियों ने अब तक संभावित मकसद पर टिप्पणी नहीं की है। ट्रेविस के मुताबिक लीला का अपनी मां से अच्छा रिश्ता था, जिससे मामला और रहस्यमय बन जाता है। रोजमर्रा की बातें मुझे नहीं पता, लेकिन उसने बताया कि वे दोनों काफी करीब थे। लीला नॉर्थ कैरोलिना में जमीन खरीदने की सोच रही थी और वो अपनी माँ से उसके लिए घर बनवाने वाली थी। और कभी भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि उनके बीच कुछ भी गलत था। मैं लीला से कहता था कि मैं उसकी माँ से अब भी प्यार करता हूँ। वो कहती थी, हाँ पता है। बहुत से लोग ये नहीं मानेंगे कि उनका साथी या कोई जानने वाला ऐसा कर सकता है, जिसका आरोप पुलिस उन पर लगा रही है। क्या कभी उसकी पिछली जिंदगी
या जब आप उसे जानते थे तब ऐसा कुछ था जिससे लगा हो कि हम आज यहाँ होंगे? कभी भी मेरे ख्यालों में भी नहीं था। असल में मैं आज लीला या लिंडा का इन सभी आरोपों के खिलाफ बचाव कर रहा होता, सिवाय 2 से 3 बातें जो पुलिस ने मुझे बताईं कि उसने पूछताछ के दौरान उन्हें बताई थीं। लीला की कथित हत्या ही एकमात्र नहीं है जिसका गुडरिन पर आरोप है। पुलिस का कहना है कि 2007 में गुडरिन को मिशा श्मिट नाम का एक आदमी मिला। वो माइकल नाम से भी जाना जाता था। गुडरिन ने उसे उसी संपत्ति पर उसके कैंपर में मृत पाया जहां आज गुडरिन रहती है और थैंक्सगिविंग डिनर हुआ था। श्मिट संपत्ति का मालिक था। गुडरिन उस संपत्ति के घर में रहती थी। उसने पुलिस को बताया था कि श्मिट शराबी और नशेड़ी था। गुडरिन ने बताया कि उसने श्मिट को 2 दिन पहले आखिरी बार देखा था जब दोनों ने साथ में कुछ ड्रिंक्स ली थीं। पुलिस ने लिखा है कि जब श्मिट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि उसकी मौत एसिटोनाइट्राइल जहर से हुई थी, वही रसायन जो उसकी बेटी के शरीर में भी मिला था जिसकी मौत हो गई थी, और उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड के शरीर में भी मिला था जिसे अस्पताल जाना पड़ा था। श्मिट का स्तर 300 था। ये साफ नहीं है कि करीब 20 साल बाद अधिकारी गुडरिन पर आरोप क्यों लगा रहे हैं 2007 में, और ये उस तलाशी वारंट का एक दिलचस्प हिस्सा है जिसे सार्वजनिक किया गया था। अधिकारियों ने लिखा कि एक बीमा कंपनी ने बताया कि श्मिट की मौत से 5 दिन पहले एक जीवन बीमा पॉलिसी ली गई थी। वे कहते हैं कि आवेदन पत्र में उसका विवरण मेडिकल एग्जामिनर को दिए विवरण से मेल नहीं खाता था। पुलिस के अनुसार पॉलिसी ने श्मिट की मौत के बाद उनकी पत्नी को $0 दिए थे। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं कि श्मिट की पत्नी कहां है। हमारे पास ये भी नई जानकारी है कि एक अन्य राज्य में अधिकारी कथित तौर पर एक व्यक्ति की मौत की फिर से जांच कर रहे हैं जो कभी गुडरिन लिंडा के पति थे, जीन कैस्पर लीनिंगकुगल, और उनकी मौत 2017 में हुई थी। स्थानीय नॉर्थ कैरोलिना अखबार हेंडरसनविल लाइटनिंग रिपोर्ट करता है कि विस्कॉन्सिन के ग्रामीण सॉयर काउंटी में पुलिस एक व्यक्ति की मौत की फिर से जांच कर रही है जिसका नाम एलरॉय लुंड जूनियर है। उनकी मौत 2017 में 70 की उम्र में हुई थी जब वे एक ऐसी महिला से शादीशुदा थे जो उनसे 28 साल छोटी थी। उसका नाम गुडरिन है। अखबार के मुताबिक लुंड की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मौत संदिग्ध नहीं मानी गई, लेकिन अब अखबार कह रहा है कि नॉर्थ कैरोलिना में गुडरिन पर लगे आरोपों और अभियोगों के चलते सॉयर काउंटी के अधिकारी इस मामले की फिर से जांच कर रहे हैं। ये ध्यान दें कि गुडरिन पर उस व्यक्ति की मौत के सिलसिले में कोई आरोप नहीं लगाया गया है। अब हमारी बातचीत में ट्रेविस ने गुडरिन और उसके अतीत को लेकर कुछ बड़े सवाल उठाए। लगता है गुडरिन एशविल नॉर्थ कैरोलिना में रेस्तरां खोलने की कोशिश कर रही थी। स्थानीय अखबार द माउंटेन एक्सप्रेस में 2016 में एक लेख था जब गुडरिन का इंटरव्यू लिया गया था कि कैसे उन्होंने और उनके मैनेजिंग पार्टनर्स ने जुलाई 2013 में पेटेंट पब्लिक हाउस की योजना बनाना शुरू किया था। अब भी उस बंद रेस्तरां के इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें हैं। लेख में गुडरिन बताती हैं कि वो 13 साल की उम्र से काम कर रही थीं और एक लॉन्ड्रोमैट की मालिक थीं। मुझे बिजनेस चलाना और मशीनें ठीक करना सीखना पड़ा, जो अच्छा अनुभव रहा। लेख में बताया गया है कि उन्होंने देश भर में 6 रेस्तरां और बार खोले हैं। ये साफ नहीं कि वे रेस्तरां कहां थे। लेख में गुडरिन बताती हैं कि उनका रेस्तरां यूरोपीय पब्लिक हाउस के आराम, खाने और बियर से प्रेरित था, जिनके साथ वह बड़ी हुई थीं। वो कहती हैं कि उन्होंने बचपन में जर्मनी में मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन के बीच यात्रा की है। अब आपको याद होगा कि ट्रेविस ने गुडरिन के नाम को लेकर कुछ सवाल उठाए थे, क्योंकि जब वे साथ थे तब वह उन्हें लिंडा के नाम से जानते थे। हेंडरसनविल लाइटनिंग के अनुसार उन्होंने अक्टूबर 2004 में अपना नाम बदलकर गुडरिन लिंडा जीन कैस्पर लीनिंगकुगल रखा। नहीं, मेरी जानकारी में वो जर्मनी नहीं गई। जब मैं उनके साथ था, उनके माता पिता दोनों स्प्रिंग वैली विस्कॉन्सिन से थे। वे लोग एक्सलैंड चले गए थे वहां लॉन्ड्रोमैट चलाने के लिए। स्थानीय लोग उन्हें बाहरी मानते थे, इसलिए वे लोग ज्यादा लॉन्ड्रोमैट नहीं आते थे। और जब उन्होंने लॉन्ड्रोमैट एक स्थानीय व्यक्ति को बेच दिया, तभी लॉन्ड्रोमैट चल निकला। यही कहानी मुझे उनसे मिली थी। लेकिन जो मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं, जो मैं दूसरे स्रोतों से पढ़ रहा हूं, अब मुझे नहीं पता कि किस पर विश्वास करूं। ये वो महिला नहीं है जिसके साथ मैं था।
ये वो महिला नहीं है जिससे मैं आज भी प्यार करता हूँ। वही वो महिला जिसने हमारे बच्चे को जन्म दिया। वो बस शानदार था। मैं जानता हूं कि वो, मेरा मतलब है साफ तौर पर, वो आपके बच्चे की माँ है। ये बस अलग होता है, जैसे कि आपके दूसरे लोगों के साथ जो रिश्ते होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी, जैसे आप देखते हैं कि आप जानते हैं उस पर जो आरोप लगे हैं, कोर्ट रूम में उसकी जो तस्वीरें हैं, क्या आप अब भी उससे प्यार करते हैं? मैं अब भी उस औरत से प्यार करता हूँ जिसके साथ मैं था। मैं अब भी उस औरत से प्यार करता हूँ जिसने मुझे बच्चा दिया। जो औरत अभी उस कोर्ट हाउस में है वो मरने के लायक है। अब फिर से, ये बहुत कड़े शब्द हैं जिनके साथ हमने ट्रेविस के साथ अपनी बातचीत खत्म की। अभियोजकों का कहना है कि वे इस मामले में मौत की सजा की मांग नहीं कर रहे हैं, और ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि गुडरिन को निर्दोष माना जाता है और हम जो भी बात कर रहे हैं वे सिर्फ आरोप हैं, और इस समय केवल आरोप ही हैं। गुडरिन का मामला अगली बार 11 मई को अदालत में होगा, और ये उस याचिका की समीक्षा के लिए है जो उनके बचाव पक्ष ने अभी दायर की है, जिसमें उन्हें मुकदमे से पहले रिहा करने की मांग की गई है। गुडरिन ने कहा कि वह अपने 3 साल के बच्चे को स्तनपान कराना जारी रखना चाहती हैं, इसलिए जेल में नहीं रहना चाहिए। बचाव पक्ष ने बताया कि वह चिकित्सीय समस्याओं से जूझ रही हैं और मुकदमे से पहले की हिरासत में रखा जाना उनकी सेहत के लिए खतरनाक है। और वे यह भी तर्क देते हैं कि जिन आरोपों का वह इस समय सामना कर रही हैं, वे परिस्थितिजन्य हैं और आरोप विशिष्ट प्रकृति के हैं, उनका कहना है, और यह नहीं दिखाते कि वह जनता के लिए कोई सामान्य खतरा पैदा करती हैं। अब नॉर्थ कैरोलिना से हमारे साथ आपराधिक रक्षा वकील जैसन सेंट ऑबिन जुड़ रहे हैं, जो इस विषय पर चर्चा करेंगे। मुझे पता है, आपने हाल ही में सेंट ऑबिन लॉ फर्म शुरू की है। आप इस क्षेत्र में 20 साल से ज्यादा हैं। मुझे नहीं पता कि अपने 20 से ज्यादा वर्षों में आपने इस तरह के कितने मामले देखे हैं, लेकिन इसमें कई पहलू जुड़े हैं। जैसे जैसे हमें कानून प्रवर्तन से और जानकारी मिल रही है, इस समय भी बहुत सारे सवाल बने हुए हैं। जैसे जैसे सर्च वारंट जारी होते हैं और चीजें सामने आती हैं, इस समय जब आप लाइनिंग कुगल के खिलाफ केस को देखते हैं, तो आपके मन में क्या आता है, और आपको लगता है कि अभियोजकों का केस इस समय कितना मजबूत है? ये सवाल हर हत्या के मामले के मूल में से आता है। केस कितना मजबूत है? और इन खास तरह के मामलों की दिलचस्प बात यह है कि जब भी किसी केस में कथित हथियार के रूप में जहर का इस्तेमाल किया गया हो, ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है कि आपके पास उस जहर देने का असली, जिसे वे प्रत्यक्ष साक्ष्य कहते हैं, सबूत हो। मतलब ये बहुत ही असामान्य होगा जब तक कि वो व्यक्ति जहर देने में बहुत ही खराब ना हो, कि उसे जहर किसी चीज में डालते हुए देखा जाए जिसे कोई पीने या खाने वाला है। अधिकांश मामलों में आपके पास परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य वो चीजें हैं जो दिखती नहीं पर सच होने की संभावना रहती है। जितना ज्यादा परिस्थितिजन्य साक्ष्य होता है, मामला साबित करना उतना आसान होता है। कानून दोनों को बराबर मानता है। तो सिर्फ इसलिए कि किसी ने कुछ होते हुए नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये साबित नहीं कर सकते कि वो चीज हुई थी। और ऐसे मामले में ऐसा आरोप है कि जहर देने की घटना उस डिनर के दौरान हुई थी, जिसमें करीब दर्जन भर लोग मौजूद थे, और संभवतः उन लोगों में से कम 6 ने उस शराब का सेवन किया था जिसमें कथित तौर पर जहर मिलाया गया था। जितने ज्यादा लोग शामिल होते हैं, ये बात उतनी ही मजबूत होती है, और यही इसकी अनोखी बात है। पहले अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि उनकी सर्च हिस्ट्री में था, अगर मैं गलती से एसिटोनाइट्राइल निगल लूं तो क्या होगा। उनका आरोप है कि यह डिनर से पहले सर्च हुआ, जो मेरी समझ में आता है। अभियोजक कोर्ट में पेश करता है और कई जूरी सदस्य मान लेते हैं। यह मेरे लिए कहानी बनाना शुरू कर देता है कि यहां क्या हो सकता है। आप एक आपराधिक रक्षा वकील हैं, तो आप इसका विरोध कैसे करेंगे? आप जानते हैं, ऐसे मामले में आप उस सबूत का विरोध कैसे करेंगे अगर उसे पेश किया जाए? तो सबसे पहले, ठीक है, ये एक उचित प्रतिक्रिया है, और भी कई हैं। जूरी सदस्य के रूप में मुझे लगा ओ ये उस दिशा में जा रहा था। हाँ, मुझे लगता है कि आप जानते हैं, इस मामले में कई चीजें हैं जो मुद्दों को उलझा देती हैं। शुरुआत इस तथ्य से होती है कि इसे उसकी पिछले आरोप से अलग करना वाकई मुश्किल है।
जिसे शायद इसी मामले में भी शामिल किया जाएगा। इस मामले में एक आपराधिक बचाव वकील के रूप में आपको जिन मुद्दों का सामना करना पड़ेगा उनमें से एक है जिसे वे 404B एविडेंस कहते हैं। फिर से एक नंबर और एक अक्षर जो साधारण भाषा में बस इतना मतलब रखते हैं कि उसके द्वारा किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए जहर इस्तेमाल करने की पिछले आरोप को इस मामले से जोड़ा जाएगा और सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। तो इससे चीजें थोड़ी और मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन अगर उसकी सर्च हिस्ट्री की बात करें तो मुझे लगता है कि आजकल के डिवाइसों में हर किसी की सर्च हिस्ट्री होती है। हर किसी की उस सर्च हिस्ट्री में कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। जब मैं वॉयर डायर यानी जूरी चयन करता हूँ तो हमेशा पूछता हूँ, शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि सब उनकी सर्च हिस्ट्री देखें, क्योंकि आपने वो शायद किसी और वजह से सर्च की थी, जैसा लोग सोचते हैं। बातों को संदर्भ से बाहर लेकर देखना बहुत पेचीदा मामला हो सकता है। बात यह है कि उस संदर्भ में रखा जा सकता है। अगर उदाहरण के लिए वो विशेष रसायन जिसने साइनाइड बनाया था या तो वाइन की बोतल में अवशेष के रूप में पाया गया हो या वास्तव में उस व्यक्ति के रक्त में साइनाइड पाया गया हो। अब जिन वारंट्स को मैंने पढ़ा और देखा है वे इस मामले में मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन ये एक बहुत जटिल मुद्दा होगा अगर वही विशेष पदार्थ या तो परिसर में पाया गया हो या उससे बना साइनाइड रक्त में पाया गया हो। ऐसी और भी बचाव की रणनीतियां हैं और कुछ अन्य तरीके हैं जिनसे किसी क्लाइंट को संभावित मौत की सजा या कुछ परिस्थितियों में आजीवन कारावास से दूर रखा जा सकता है। लेकिन इनमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बचाव दलीलें या अन्य बातें हो सकती हैं जो उपलब्ध हो या न हो। क्योंकि मैं भी सोचता हूं, अगर आप इस मामले में एक डिफेंस अटॉर्नी हैं, मेरा मतलब है आपके पास इस टेबल के चारों ओर 12 लोग बैठे हैं और मुझे पता है कि उसकी एक बेटी जो बच गई थी, उसने यह आरोप लगाया है कि गुडरुन ही थी जिसने वाइन टेबल पर लाई थी। लेकिन साथ ही आप जानते हैं, वे एक फार्म पर रहते हैं, ऐसा लगता है, या किसी तरह की ऐसी जगह पर जो आप जानते हैं जहां यह केमिकल रखना जरूरी है क्योंकि वहां चूहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने यह बात वारंट्स में से किसी एक में पढ़ी थी। ऐसा लगता है कि जब कमरे में 12 लोग हों, आरोप उन्हीं पर हो, तब भी डिफेंस अटॉर्नी को मौका मिलता है कि केस के एक हिस्से से जूरी के दिमाग में शक पैदा कर सके। ओ बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि वहां इतने सारे लोग थे जिन्हें उन केमिकल्स तक पहुंच हो सकती थी और वे उन केमिकल्स का इस्तेमाल भी कर सकते थे। ये कोई दुर्घटनावश हुई घटना भी हो सकती है, क्योंकि जो मैंने वारंट में पढ़ा उसमें लिखा था कि बोतल पहले से खुली हुई थी और कौन जानता है कि उसे उन्होंने खोला था या किसी और ने खोला था। निश्चित रूप से आप जानते हैं वहां कुछ संदिग्ध तथ्य भी हैं, जैसे कि ये बात कि उन्होंने उस वाइन को बिल्कुल नहीं पिया, हालांकि उनकी अपनी जीवित बची बेटी कहती है कि उन्हें उस वाइन से एलर्जी है और वह इसे पहले के अनुभव से जानती है। इसे समझ आता है कि उन्होंने वाइन क्यों नहीं पी। मुझे लगता है कि यहाँ मकसद भी मुद्दा हो सकता है, क्योंकि मुझे कहीं नहीं दिखा कि उनका परिवार में कोई झगड़ा था। इस हद तक कि आप जानते हैं मकसद एक महत्वपूर्ण आधार बन जाता है इतने लोगों को जहर देने की कोशिश करने के लिए। बस यही है, मुझे लगता है अपने आप में इसमें बहुत कुछ सोचने लायक है कि कोई इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा इतने सारे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, अगर ऐसा करने का कोई मकसद ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जब तक आपके सामने और कोई सबूत नहीं आता तब तक यह लगभग उतना ही संभव है कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें यह एक दुर्घटना हो सकती है। अब भी हम उस परिवार की उस समय की स्थिति के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। हम अब भी गुडरुन कैस्पर की पृष्ठभूमि और वो कहां से आई थीं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि वह किसी समय एशविल में एक रेस्टोरेंट खोलने की कोशिश कर रही थीं। इस 2007 के मामले में पीड़ित का नाम मीशा श्मिट है। मुझे ये दिलचस्प लगा कि पुराने वारंट में उनका नाम माइकल श्मिट था, जिससे जानकारी कुछ धुंधली लगती है। आप उन्हें खोजने की कोशिश करें। एक पुराने अखबार में लिखा था कि उनकी अचानक मौत हुई थी। तलाशी वारंटों से पता चला कि उनकी मौत के समय उनके सिस्टम में एसीटोनाइट्राइल था। मेरा मतलब है, और क्या सबूत चाहिए? अगर आप इस केस में एक अभियोजक हैं, तो इसके अलावा क्या चाहिए कि यहाँ जो कड़ी दिख रही है वो वही केमिकल है जो लीला लिविस की मौत और फिर श्मिट की 2007 में हुई मौत के बीच जुड़ता है। मैं एक मीशा को जानता हूँ जिसने नाम बदलकर माइक रख लिया।
लगता है ये नाम लोग अक्सर बदलते हैं, लेकिन मैं जरूर कहूंगा उत्तर कैरोलिना में हिंसक आपराधिक मामलों में अपने 20 से ज्यादा साल के अनुभव में मैंने एक बात नोटिस की है। अक्सर अभियोजक का ध्यान जाने में एक दो, आमतौर पर कुछ बार लग जाते हैं। अगर कोई छुपकर या गुप्त तरीके से कुछ कर रहा हो या उसे छुपा रहा हो। असल में बहुत सारे अपराध ऐसे होते हैं जो अनसुलझे रह जाते हैं, जितना लोग सोचते हैं या जानना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा। और जो होता है वो ये है कि समय के साथ आप जानते हैं, चाहे वो ऐसी स्थिति हो जहां एक बच्चा अस्पताल जाता है और केवल तब जब दूसरा बच्चा अस्पताल जाता है, क्या उन्हें तब एहसास होता है कि शायद माता पिता में से कोई उन बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है? या जब कोई व्यक्ति रहस्यमय लेकिन समझाई जा सकने वाली स्थिति में मर जाता है, जहां संभवतः वे नहीं चाहेंगे कि पोस्टमार्टम या टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग करवाई जाए, लेकिन जब ऐसा होता है मुझे लगता है वे गहराई से जांच करते हैं। अभी भी मुझे यही लगता है, समझ रहे हैं? उस मामले को उजागर करना मुझे लगता है बचाव पक्ष के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती पैदा करता है, लेकिन साथ ही आपके लिए भी, शायद अभियोजन पक्ष के लिए भी, उन मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए लाने के संदर्भ में। दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई उस व्यक्ति के लिए काफी पक्षपातपूर्ण हो सकती है। ये अभियोजक के लिए सबसे कठिन मानक नहीं है। मेरा मानना है कि अगर मैं बचाव पक्ष का वकील होता तो पूरी कोशिश करता कि उसे उस पिछले मामले से दूर रखूं। यही मेरा अगला सवाल था। जब आप जूरी की नजर से सोचते हैं और देखते हैं अभियोजक क्या कह रहे हैं, जैसे आपने बताया कि उस पर 20 साल पहले हत्या का आरोप था, और फिर आप अचानक थैंक्सगिविंग डिनर के मामले पर गौर कर रहे हैं। ये शायद उस तरह से थोड़ा अलग है जैसा कि आपराधिक बचाव पक्ष का वकील इसे पेश करना चाहेगा अगर ये मुकदमे में जाता है। तो यहाँ दो सवाल हैं। सवाल ये है कि आप पहले कौन सा मामला चलाते हैं और क्या ये मामले एक साथ चलाए जाते हैं? तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये जरी सदस्य शानदार है। हमें बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास आपराधिक न्याय के मामले में दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था है। भले ही आप टेलीविजन देखते हैं और आपके मन में यह सवाल या चिंता हो सकती है कि मामलों की सुनवाई कैसे होती है या उन्हें कैसे चलाया जाता है, हमारे पास जो व्यवस्था है वो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन है जो किसी के पास हो सकती है, और हमें इस पर गर्व होना चाहिए जो हमने बनाया है। इसी कारण हमारे पास सुरक्षा बचाव के उपाय हैं जो किसी को भी निष्पक्ष सुनवाई पाने में मदद करते हैं। मुझे लगता है कि यदि आप अभियोजक हैं तो आप मामलों में समानता दिखाएंगे, चाहे घटनाओं के बीच कितना भी समय हो। इस तरह की चीजें आमतौर पर यह साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती कि आपने एक बार किया तो फिर से किया। इसका इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया जाता है कि वही पैटर्न दोबारा सामने आया है। तो यह मानना न तो असंभव है न ही अनुचित है कि उस व्यक्ति को उन रसायनों तक पहुंच हो सकती है या वह उस स्थिति के बारे में अधिक जानता हो सकता है, जो कि वे पहले भी ऐसी किसी घटना के करीब थे, भले ही उनके खिलाफ अभी तक कोई अपराध साबित नहीं हुआ हो। तो ऐसा अक्सर हमलों के मामलों में होता है। ये डकैतियों में भी बहुत होता है, जहां किसी व्यक्ति की किसी विशेष गतिविधि को करने की आदत जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसके खिलाफ पेश की जाती है, और जूरी सदस्यों को सावधानी पूर्वक निर्देश दिया जाता है। सभी को सावधानी पूर्वक यह बताया जाता है कि वे ऐसा न सोचें कि अरे इन्होंने पहले किया था तो फिर से करेंगे। और जूरी सदस्य अपने काम में वाकई बहुत अच्छे होते हैं। वे उस सबूत को थैंक्सगिविंग पर उस महिला की मौजूदा कथित गतिविधियों के संदर्भ में देखेंगे, लेकिन ये बहुत संभव है कि वे दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ नहीं करेंगे ताकि किसी तरह का पक्षपात न हो। सच कहूं तो हाल ही का मामला सुनना आसान है क्योंकि गवाह अभी जीवित है, जो इन मामलों में दुर्लभ है। आमतौर पर आप एक ऐसे लक्ष्य की बात कर रहे होते हैं जिसे कोई ध्यान से देखता, योजना बनाता और उसी एक व्यक्ति को निशाना बनाने की दिशा में काम करता है। ऐसा देखना कि एक ऐसे माहौल में जहां संभवतः और कथित तौर पर कई लोग इस पदार्थ के संपर्क में आए हों, यह बेहद दुर्लभ है। मुझे नहीं लगता मैंने ये कभी देखा है, बस 80 के दशक के टाइलेनॉल केस को छोड़कर। वो मामला बिना भेदभाव के था, जबकि ये बहुत लक्षित है और एक से ज्यादा लोगों के खिलाफ है। हाँ, मुझे याद है, नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री इसी पर आई थी, शायद पिछले साल। अभियोजक मौत की सजा नहीं मांग रहे हैं। आप इस फैसले पर क्या सोचते हैं? नॉर्थ कैरोलिना एक मौत की सजा वाला राज्य है और आमतौर पर आप जानते हैं कुछ मामलों में अभियोजक मौत की सजा की मांग करते हैं। आप इस खास मामले में उनके द्वारा ऐसा न करने के फैसले के बारे में क्या सोचते हैं?
तो हाल ही तक नॉर्थ कैरोलिना में मौत की सजा से जुड़े फैसले बेहद दुर्लभ रहे हैं। शार्लट में मेरे समय के दौरान मुझे सिर्फ 2 मामले याद हैं जब मौत की सजा का मुद्दा उठा था। उनमें से एक मामला 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या का था जो पहले हुआ था। जब पता चला कि एक डिटेक्टिव ने बचाव पक्ष को सबूत नहीं दिए तो मौत की सजा का विकल्प हटा लिया गया। तब भी इसे संभावित सजा के रूप में हटा दिया गया और व्यक्ति को उम्र कैद हुई। अब चीजें बदल रही हैं। एक नया कानून पास हुआ है जो वास्तव में मृत्युदंड लागू करने के लगभग किसी भी तरीके की अनुमति देता है, बशर्ते कि किसी अन्य राज्य द्वारा उसे मानवीय घोषित किया गया हो। इसका मतलब है कि अगर कोई सजा याफ्ता कैदी जिसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी है उन विकल्पों में से किसी एक को चुनने का फैसला करता है या उनमें से किसी एक को चुनना चाहता है, या अगर राज्य घातक इंजेक्शन के तहत मौत की सजा देने की उचित विधि उपलब्ध नहीं करा सकता, तो वे सजा या दंड के किसी अन्य रूप का उपयोग करने का विकल्प चुन सकते हैं, यानी मृत्युदंड, जिसमें फायरिंग स्क्वाड या अन्य तरीके, यहाँ तक कि इलेक्ट्रोक्यूशन भी शामिल है। ये एक बहुत हालिया कानून था जिसे पिछले साल के अंत में ही पारित किया गया था। तो इस समय तक कोई भी असली मामला आगे नहीं बढ़ा है जहां उन तरीकों का इस्तेमाल किया गया हो या जहां राज्य भर में जिला अटॉर्नियों द्वारा मृत्यु दंड की ज्यादा मांग की गई हो। मुझे लगता है कि हमारे राज्य के उस क्षेत्र में ऐसे मामलों को देखना असामान्य है। ये बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है कि इस तरह के मामले में भी जहां कई लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया हो, आप देखेंगे कि राज्य मृत्युदंड की मांग करने का विकल्प नहीं चुनता। फिर भी इसमें काफी अधिक लागत और बहुत सारी अपीलें और ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो उन्हें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये इसके लायक है या नहीं। तो मुझे हैरानी नहीं है क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन हमारे राज्य में जो हुआ है उसे देखते हुए ये आगे और ज्यादा हो सकता है। हाँ, देखें इस मामले में क्या होता है। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, ये कहना क्लीशे है कि ये चौंकाने वाले आरोप हैं, लेकिन जब भी हम इस पर रिपोर्ट करते हैं और हर बार जो भी जानकारी सामने आती है उससे पढ़ते हैं तो ये वाकई चौंकाने वाला मामला है और हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। जेसन सेंटोबिन, आपराधिक रक्षा वकील, नॉर्थ कैरोलिना से। हमेशा की तरह लॉ एंड क्राइम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सभी का मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपको देख के अच्छा लगा क्रिस। ये था ऑन द केस, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। YouTube, Spotify पर सब्सक्राइब करें। अब पीकॉक पर भी उपलब्ध। मैं थ्रिस स्टुअर्ट, अगली बार मिलेंगे।